साथियों नमस्कार। जैसा कि हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि फ्रांस की क्रांति किस प्रकार से महिलाओं का योगदान रहा और किस प्रकार से तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली बन करके अपनी बातों को मनवाया, अपने कानून को चलाया और किस प्रकार से समाज में धीरे धीरे बदलाव आते गए और समाज आगे की ओर बढ़ता गया। आगे चलते हैं, उसका जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना थी वो धीरे धीरे पूरे यूरोप उन विचारों में डूब गया था। धीरे धीरे पूरे यूरोप में परिवर्तन आना शुरू हुआ और इस परिवर्तन का परिणाम ये रहा कि समाज धीरे धीरे एक दूसरी दिशा में चला गया और दूसरी दिशा में परिवर्तन आ गया। आज उसी यूरोप में एक समाजवाद का उदय हुआ, समाजवाद नामक विचार का उदय हुआ और इस विचार को लेकर के समाज में क्या परिवर्तन आए हम जानते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि उस समय जो समाज था वो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग की सत्ता में था और उनका नियंत्रण था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बाद में कुलीन वर्ग और इनकी सत्ता को हटाया गया। जब नेशनल असेंबली आई तो धीरे धीरे समाज में बदलाव आया और उस क्रांति को जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना थी उसको लेकर के भारतीय विचार भी दो हुए हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय और डेरेजियो, जिन्होंने इस फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है। तो साथियों, धीरे धीरे हमारे समाज में, यूरोप में जो सभी लोग थे वो परिवर्तन की दिशा में बढ़ रहे थे और तब हमारे तीन विचार, जो कि काफ़ी ज़्यादा तीन विचारों में काफ़ी ज़्यादा द्वंद्व उत्पन्न हो रहा था, जिसमें आता है उदारवादी, रूढ़िवादी। एक कौन सा? रूढ़िवादी। और दूसरा उदारवादी और तीसरा है रेडिकल। एक रेडिकल समाज है, रेडिकल। तो जो रूढ़िवादी एक वर्ग था, रूढ़िवादी, और दूसरा उदारवादी और तीसरा क्या? रेडिकल। ये तीनों विचार थे जिन पर समाधान चल रहा था। तीनों विचार में आइए जानते हैं रेडिकल क्या है और रूढ़िवादी क्या है और उदारवादी क्या है। देखिए, जब हमारा समाज धीरे धीरे इन समुदायों में बट गया, यानी कि समूह कुछ रूढ़िवादी परंपराओं को मानते थे, कुछ जो थे उदारवादी एक किस्म के थे, उनकी क्या सोच थी तो आइए जानते हैं। यानी कि समाज परिवर्तन के समर्थकों में उदारवादियों, एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें सभी धर्मों का समान अधिकार हो या सभी धर्मों का समान रूप से बिहेवियर हो। इस प्रकार से जब हम आगे चलते हैं तो यूरोप में कई देशों में ये विचार लेकर के रूढ़िवादी जो परंपरा थी वो आगे चल करके कुछ बदलाव लाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रिटेन में, जाहिर सी बात है, ब्रिटेन में जो एक धर्म था चर्च ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड जिसके सबसे ज़्यादा समर्थक थे। और जब हम ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में आते हैं तो वहाँ पर कैथोलिक चर्च को मानने वाले सबसे ज़्यादा समर्थक थे। और जब हम ये देखते हैं तो ये उदारवादी जो थे, उदारवादी मानते थे सभी धर्मों को समान होना चाहिए, यानी कि किसी भी एक जो विशेष अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। यानी कि जो उदारवादी था वो किसी भी एक व्यक्ति में शक्तियों का केंद्रीकृत नहीं, वो मानता था कि एक व्यक्ति में सारी शक्तियाँ केंद्रित नहीं होनी चाहिए, वो पूरे समाज में केंद्रित होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के उदारवादियों का समूह जो है काफ़ी आगे बढ़ा। और जब हम आगे आते हैं तो देखते हैं कि उदारवादी जो थे वो मानते थे कि शासकों और अफसरों का प्रभाव जो है मुक्त हो जाए, यानी कि शासकों और इनके राजाओं के प्रभाव में कोई सत्ता न रहे। और वो चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिक मतलब एक निर्वाचित जो है सरकार बने। लेकिन
उसमें भी वो पूर्ण तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं चाहते थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि सभी को मत का प्रयोग देना चाहिए। वो चाहते थे कि केवल वही उन्हीं को मत देने का अधिकार होना चाहिए जो संपत्तिधारी हैं। यानी कि वो मानते थे कि जो वयस्क मताधिकार है, जो वयस्क मताधिकार है ये सभी का नहीं होना चाहिए, ये केवल संपत्तिधारी ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि केवल मत का प्रयोग कौन, जो संपत्तिधारी हैं वही मत का प्रयोग कर सकते हैं, ये मानते थे उदारवादी, यानी कि लिबरल लोग मानते थे। तो इस प्रकार से उदारवादियों की ये व्यवस्था थी। लेकिन जो रेडिकल समूह था वो इन सब के खिलाफ था। रेडिकल समूह था वो ये मानता था कि जो बहुमत का समर्थन दे, यानी कि अगर हम देखें, देखिए जो रेडिकल था, जो रेडिकल समूह था वो ये मानता था कि जो मताधिकार है, जो मताधिकार है वो सभी का होना चाहिए। और दूसरी चीज़, एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें बहुमत से जो चुन करके जाए, जो बहुमत, यानी कि वो सिर्फ ये नहीं कि संपत्तिधारी वोट दें और उसके द्वारा निर्वाचित हो, नहीं, वो मानते थे कि जो बहुमत जिनका ज़्यादा हो और सभी मताधिकार का प्रयोग करें तो उनके द्वारा जो निर्वाचित समाज हो वो ज़्यादा सुटेबल होगा। ये कौन मानता था? रेडिकल वर्ग के लोग मानते थे। रेडिकल समूह ये भी मानता था, अधिकतर इसके समर्थक जो थे वो महिला जो मताधिकार का प्रयोग करने में जो आंदोलित हो रहे थे, महिला जो कि एक आंदोलन चला रही थी मताधिकार का, तो इसके भी समर्थक थे, इसके भी रेडिकल वर्ग के समर्थक थे। और वो मानते थे कि जो बड़े लोग हैं, जो जमींदार और संपन्न उद्योगपति हैं, उनके जो विशेषाधिकार हैं उसके खिलाफ थे। यानी कि ये भी ये मानते थे कि जो बड़े व्यापारी हैं और जो उद्योगपति, संपन्न उद्योगपति हैं, उनके अंडर में कोई विशेष अधिकार ना हो। यानी कि पूरे समाज में विशेष अधिकार का प्रयोग, पूरे समाज को अधिकार दिए जाएं। और दूसरी चीज़ कि ये मानते थे कि किसी मतलब बड़े व्यापारी या इन सब में शक्तियों का संकेंद्रण ना हो पाए, ये पूरे समाज में शक्तियों का संकेंद्रण हो। लेकिन साथियों, जब रेडिकल से निकल करके जब हम रूढ़िवादी तबके में आते हैं, रूढ़िवादी समूह, तो रूढ़िवादी समूह कहता है, जो रूढ़िवादी वर्ग था, रूढ़िवादी वर्ग ये मानता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रूढ़िवादी वर्ग मानता था कि हमें अतीत की परंपराओं को लेकर के चलना चाहिए, हमें पूरी तरीके से बदलाव नहीं करना चाहिए। लेकिन हालांकि फ्रांस की क्रांति के बाद में रूढ़िवादी तबका भी अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगा। उसने माना कि यार हमको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कुछ बदलाव अपने अंदर लाना चाहिए। यानी कि हमें एक विशेष अधिकार से संपन्न ना हो करके हमको सबको अधिकारों को देना चाहिए। तो इस प्रकार से समाज में फ्रांस की क्रांति के बाद में परिवर्तन आए, जिसमें ये तीन समूह पूरे तरीके से आगे की ओर बढ़ने लगे और उसका परिणाम आगे चल करके समाज में बदलाव हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि नेशनल असेंबली जब काफ़ी बदलाव की ओर आगे बढ़ी तो हमारा जो समाज है यूरोप, यानी कि उसमें क्या हो गया, पूरे यूरोप में औद्योगिकरण जो है चालू हो गया। औद्योगिकरण हम देखते हैं, औद्योगिकरण की ओर समाज बढ़ा आगे चल करके। और औद्योगिकरण जो हुआ और समाज में परिवर्तन हुआ वो हम आगे चल के देखते हैं कि इसमें क्या हुआ कि औद्योगिकरण में सबसे ज़्यादा मशीनों का प्रयोग किया गया। जाहिर सी बात है, एक तरीके से आप यूँ देखें कि समाज में इस प्रकार से परिवर्तन हुआ कि बहुत सारी मशीनें आ गई, रेलवे का विकास हो गया और यानी कि कारखाने, बहुत सारे कारखाने आ गए, जिसमें एक थोड़ा सा बदलाव ये भी हुआ कि हम देखते हैं कि जब समाज औद्योगिकरण की ओर बढ़ा, है ना, जब समाज औद्योगिकरण
की ओर बढ़ा तो समाज में जो बदलाव आए वो कुछ इस प्रकार से थे कि कारखानों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया, कारखाने बहुत ज़्यादा लग गए और मशीनों का विस्तार हुआ। तो रीज़न क्या हुआ कि जब कारखाने ज़्यादा हो गए तो जाहिर सी बात है जितने भी मज़दूर सबसे ज़्यादा मज़दूर जो है कारखानों में लगाए गए, जिससे कारखाने जो थे वो संपन्न लोगों के हाथ में थे। जैसे कि जो कुलीन वर्ग हम देखते हैं कि कुलीन वर्ग जो संपन्न लोग थे, बड़े व्यापारी, उन्होंने कारखाने लगा करके काफ़ी संपत्तियां इकट्ठा करी थी। लेकिन हुआ क्या कि जो मजदूर वर्ग था कारखानों में लग गया, जिससे क्या हुआ कि कारखानों की जो मालिक थे, कारखानों के जो मालिक थे, उन्होंने क्या काम करना चालू किया कि उन्होंने मजदूरी जो है सस्ती कर दी, मजदूरी की दर कम कर दी और अवधि जो थी काम करने की वो अवधि ज़्यादा कर दी। जिससे जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो गरीबी बढ़ेगी, गरीबी यानी कि मजदूरी कम कर दी जाएगी और अवधि लंबी कर दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है सब लोग परेशान हो जाएंगे, यानी कि मजदूर वर्ग परेशान हो जाएगा जो गरीब तबका है। और औद्योगिक वस्तुओं में गिरावट, जैसे ही औद्योगिक वस्तुओं में गिरावट आ गई, यानी कि उनकी मांग में गिरावट आ गई, तो हम देखते हैं कि बेरोजगारी निरंतर बढ़ती गई और शहर तेज़ी से बसते गए और फैलते जा रहे थे। आवास में साफ सफाई बहुत ही मुश्किल हो गई थी और उदारवादी और रेडिकल दोनों समूह मिल करके इन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे थे। आगे चलते हैं, जब हम देखते हैं कि सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास काफ़ी संपत्ति, जाहिर सी बात है जब वो कारखाने लगाएंगे इन सब चीज़ों में काफ़ी संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली थी। तो आगे चल के थोड़ा सा बदलाव आता है यूरोप में। हम देखते हैं 1815 में जिस तरीके की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांतिकारी बन गए। वो क्रांतिकारी बन गए और फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। साथियों, तख्ता पलट का प्रयास करने लगे और राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों के समान अधिकार हों। 1815 में इटली के बाद, इटली के 1815 में 1800 हम देखते हैं 1815 में इटली के गिरिश 1815 में हम देखते हैं गिसेप्पे मेज़नी। कौन? गिसेप्पे मेज़नी। 1815 में गिसेप्पे मेज़नी जो कि एक राष्ट्रवादी थे और वो भी मतलब एक ऐसा समाज चाहते थे, एक उदारवादी तबके के थे, और वो गिसेप्पे मेज़नी जो कि समर्थकों के खिलाफ राजा का तख्ता पलट करने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार से दुनिया भर में राष्ट्रवादी जो है रचनाओं को, उनकी मेज़नी की जो रचनाएं थी, राष्ट्रवादी रचनाएं, वो दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। और आगे चल के हम देखते हैं यूरोप में इस प्रकार से समाजवाद का उदय होता है, यानी कि धीरे धीरे समाजवाद का उदय होता है। तो समाजवाद किस प्रकार से देखते हैं, समाजवाद का क्या योगदान रहा, हालांकि समाजवाद है क्या। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूरोप में समाजवाद का आना आपने देखा कि मेन परिणाम क्या रहा। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे किसी एक के पास में सारी संपत्ति हो। वो चाहते थे, लेकिन असल में जाहिर सी बात है जिसके पास, वो ये चाहते थे, हालांकि वो निजी संपत्ति के एक तरीके से देखा जाए तो विरोधी नहीं थे, लेकिन वो देख रहे थे कि जिनके पास संपत्ति है तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा है और गरीब तबका जिनको मजदूरी लगाया गया है कारखानों में,
उनके प्रति उनकी भावना सही नहीं है। रीज़न क्या था कि वो ये चाहते थे, वो अधिक से अधिक संपत्ति कमाना चाहते थे। तो हुआ क्या कि समाजवादियों के पास भविष्य के लिए एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। जब समाजवादी उभर कर सामने आए तो उनकी दृष्टि, जो सोचने की दृष्टि थी, वो बिल्कुल भिन्न थी। कुछ समाजवादियों ने कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी ली, यानी कि सामूहिक उद्यम। समाजवादी जब उभर के सामने आते हैं तो उन्होंने सामूहिक उद्यम, तो हम देख रहे हैं यूरोप में समाजवाद का क्या प्रभाव रहा। तो जब समाजवादी उभर कर सामने आते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्होंने कोऑपरेटिव या सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी ली, यानी कि सामूहिक उद्यम का उन्होंने गठन किया। हम देखते हैं कि इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन, कौन? जाने माने उद्योगपति ब्रिटेन के रॉबर्ट ओवेन, ये इंग्लैंड के उद्योगपति थे। तो ये इंग्लैंड के उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने एक समाज का गठन किया, और जिस समाज का नाम था न्यू हार्मनी। क्या था? न्यू हार्मनी, या हम इसको कह सकते हैं नया समन्वय। तो इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने